everyone. Good morning to all of you. I have shared the screen. Hopefully, it's visible. So let's proceed for the lecture. We are studying electrostatic. मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ. और लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ा है that was electric dipole. So आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से कितना फील्ड आता है, पोटेंशियल आता है, एनर्जी होता है, टॉर्क होता है, फोर्स होता है. All related concepts we will be covering today. So I told you what is the electric dipole. You people know that's an arrangement of plus and minus charges. If plus and minus charges are located by a separate small separation. So अगर आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी छोटा सेपरेशन है, तो इस अरेंजमेंट को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. वेक्टर किधर से जाएगा? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जाता है और ये पी वेक्टर होता है जिसको हम डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इसकी डायरेक्शन याद रखना है, मैग्नीट्यूड याद रखना है. यू नो मैग्नीट्यूड इज पी इज इक्वल टू द चार्ज इनटू द सेपरेशन, और डायरेक्शन है पी डायरेक्शन इज गिवन बाय डी डायरेक्शन. डी को एक डायरेक्शन कन्वेंशनली यूज करते हैं माइनस साइन से लेकर के प्लस साइन की तरफ. और ये जो P है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे, P को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल इस अरेंजमेंट को बोलेंगे, राइट. सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके मोमेंट को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और कई बार शॉर्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं तो चलता है. सो इट्स जस्ट कलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, और 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से फील्ड, पोटेंशियल, वो सारी स्टोरी आप जानते हो, बट उसी को हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में याद रख लेंगे. तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसको याद रख लेंगे. सो अगर अपने पास ये अरेंजमेंट दिया है या फिर ये अरेंजमेंट दिया है तो इससे हम दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी. मोस्टली वो आपको एरो बना के देगा. सो अगर हम लोग पहला हेडिंग लिखते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग पोटेंशियल जानने में इंटरेस्टेड है. तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिख सकते हो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो अगर अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट्स से ये P, इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है तो फिर ये जो एरो का लेंथ होगा वो बहुत कम होगा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम लोग स्टार्टिंग में ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंथ का बनाया हुआ है, बट इट विल बी स्मॉल. किसी भी पॉइंट पर अगर अपने को, लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट चूज किया, ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पर अपने को पता करना है कि इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा होगा. तो बेसिकली हम पता करना चाहेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल आने वाला है. सो अगर ए पॉइंट को अगर हम लोग मेजर करना है तो किस तरह से मेजर करेंगे? ए के एड्रेस को मेजर करने के लिए, सिंस दिस इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ लाइन, सो अपने को रेफरेंस के लिए इसका मिड पॉइंट पकड़ना होता है. कोई भी डिस्टेंस अगर किसी डायपोल से मेजर करेंगे तो मिड पॉइंट से मेजर करेंगे. और अगर ए पॉइंट को अपने को डिनोट करना है तो ए पॉइंट का एड्रेस कुछ ऐसा जाएगा. इस डिस्टेंस को हम लोग आर मेजर करेंगे तो आर विल बी टेलिंग अस कि कितना डिस्टेंस है उस सेंट्रल पॉइंट से. फिर ये आर डिस्टेंस तो एक सर्कल पे लाई कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उस एंगल को असाइन करने के लिए इसके पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एरो की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज पे मूव करेंगे. सो थीटा विल बी मेजर्ड लाइक दिस. सो पॉजिटिव थीटा मतलब अगर हम बोलते हैं 30 डिग्री, दैट मीन्स उसके पॉइंटिंग एरो की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज पर आप जाओ. और अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बोलते हैं तो 10 सेंटीमीटर ऊपर जाओ. उस डिस्टेंस पर जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को हम रीड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल. और इस तरह से आर और थीटा अपने को क्या करेगा कि पूरे स्पेस के कोऑर्डिनेट को बता देगा कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन डाइपोल के रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं. तो अपना इंटरेस्ट है कि इस ए पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल आता है. मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर इसका डेरिवेशन करेंगे. ये जो V का फॉर्मूला बन करके आता है ये काफी इंपॉर्टेंट अपने को याद भी रखना है. दिस कम्स आउट टू बी के पी कोसाइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. कैसे आता है अभी हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, अपने को समझ में आ जाएगा हाउ इट इज कमिंग.
लॉजिक बहुत सिंपल है, हम प्लस साइन की वजह से निकालेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, दोनों को एड अप कर देंगे और टोटल कैलकुलेट करेंगे. इट बिकम्स वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन एंड इट्स k which is a 1/4 pi epsilon naught. You know that number. p the dipole moment, cos थीटा में थीटा आ रहा है, थीटा कैसे मेजर किया आई टोल्ड यू, और नीचे r स्क्वायर आता है. एक दो बार एग्जाम में उसने ऐसा पूछ लिया कि डाइपोल मोमेंट की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो r की कौन सी पावर पे डिपेंड करता है. सो n की वैल्यू बताइए. तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है उसमें 1/r आता है, लेकिन जो डाइपोल की वजह से आता है उसमें 1/r नहीं आता, उसमें 1/r² आता है. वो डायमेंशनली आप जज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है ना, इस पे d का डायमेंशन चलता है. तो अगर एक लेंथ ऊपर है तो एक एक्स्ट्रा लेंथ अपने को नीचे रखनी है, इसलिए r² आएगा. बहुत माइनर सा पॉइंट है बट एग्जाम में आ चुका है. सो इसको आप कॉपी कर लीजिए. अब हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज कर लिया करेंगे. किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर हम उसका पोटेंशियल बता सकते हैं कि p cos थीटा अपॉन r² को यूज करते हुए. थीटा आपको पता चल जाएगा ओरिएंटेशन से, r आपको पता चल जाएगा लोकेशन से, एंड देन वी विल बी नोइंग कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी. सो प्रूफ कर लेते हैं. प्रूफ करने से पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. लेट्स अपने पास ये डाइपोल है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, दैट वुड बी गुड. और सिंपलिसिटी के लिए डाइपोल को हम लोग ओरिजिन में प्लेस करेंगे. आपसे ऐसा बोलेगा कि डाइपोल को ओरिजिन में रखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है, उसका सेंटर पॉइंट इस पे लाई कर रहा है. उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है तो इसको इग्नोर करके बोलेंगे. डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन आपको बताएगा कि प्लस एक्स में है, प्लस वाई पे, माइनस एक्स में, व्हाटएवर. तो ये डाइपोल अपने पास रखा हुआ है. लेट्स से इसकी वजह से हम दो पॉइंट पे फील्ड पोटेंशियल निकालने में इंटरेस्टेड है. तो पहला पॉइंट हम ए यहाँ पे चूज करते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन. इसको हम बोलेंगे कि जो डाइपोल की एक्सिस है ना, उस एक्सिस की डायरेक्शन, उस एक्सिस पर एक पॉइंट ए चूज किया गया, वहां पर अपने को पोटेंशियल निकालना है. इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम r,0 बोल सकते हैं और इसको 0,0 बोल सकते हैं. तो बेसिकली ये जो ए पॉइंट है वो डाइपोल से r डिस्टेंस पर लोकेटेड है. सो वी कैन हैव रीडिंग लाइक की पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, पहले हम लोग एक्सिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है. थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. You want previous slide to be displayed? Okay, here we are. So ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की बेसिक इंफॉर्मेशन है और एक ये फॉर्मूला है. If you are done with it, let me know. We can go ahead. ओके, कॉपी हो गया होगा मोस्ट लाइकली. फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी रीअपियर होगा. बस आपको क्या याद रखना है, हाउ टू गेट थीटा, हाउ टू गेट आर. अभी जो हम लोग केस ले रहे हैं उसमें थीटा को 0 पिक कर रहे हैं. अब देखोगे ये थीटा 0 वाला केस है जनरल में से. सो ये एक इम्पोर्टेंट केस है, छोटा सा है. इसको अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पर एक इसी फिगर में मैं बना देता हूँ. इट विल बी लाइक कि यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. ठीक है. और डाइपोल तो बेसिकली ये चार्जेस से मिलकर के बना होता है. अगर प्लस क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे d/2,0, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट से हाफ आ गया. और माइनस क्यू का कोऑर्डिनेट आएगा -d/2,0. तो मैंने सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. डाइपोल का 0 0, प्लस क्यू चार्ज का, माइनस क्यू चार्ज का, और द लोकेशन वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन. अच्छा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस की वजह से आएगा, माइनस चार्ज की वजह से आएगा. तो हम बोलेंगे जो टोटल पोटेंशियल आएगा ए पॉइंट पर वो दो चार्जेस की वजह से आएगा, प्लस क्यू की वजह से आएगा एज वेल एज माइनस क्यू की वजह से आएगा. तो कई बार हम लोग इस तरह से सिंबल यूज कर लेते हैं, वी प्लस, सबस्क्रिप्ट में प्लस लगा दिया, इसका मतलब प्लस चार्ज की वजह से. वी सबस्क्रिप्ट में माइनस लगाया है, माइनस चार्ज की वजह से. अच्छा, प्लस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, कैलकुलेट करते हैं. हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है k q अपॉन r.
and in place of r we need to write what, the separation of point A from the plus q charge. You can easily watch कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो r minus d/2 आएगी, प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. जब हम नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो वो आएगा k माइनस क्यू डिवाइड बाई उसका सेपरेशन, तो उसके लिए ये सेपरेशन लगेगा, तो उसमें से r में d/2 और एड अप हो जाएगा, so that will become r plus d/2. मेकिंग सेंस? नाउ अब अपने को पोटेंशियल मिल गया. इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डाइपोल के टर्म में दिखने लगेगा. अभी ये डाइपोल के टर्म में नहीं दिख रहा है, अभी चार्ज के टर्म में दिख रहा है. So let's just simplify this. So this potential can be carried forward like kq as a common, और अपने पास आ रहा 1 upon r minus d/2 minus 1 upon r plus d/2. इस ब्रैकेट स्टेप को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. So that's kq inside a bracket. मैं थोड़ा सा क्विकली करूंगा, आप समझ जाएंगे. r से r कैंसिल हो जाएगा, d/2 मिलकर के d बन जाएगा, डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर हो जाएगा. तो इस तरह का ये रिलेशन बन जाएगा. सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, d की वैल्यू बहुत कम है r के कंपैरिजन में. डाइपोल के लिए जो सेपरेशन होता है वो कम होना चाहिए. दैट्स बेसिक पॉइंट. सो r के कंपैरिजन में d बहुत छोटा होगा. अच्छा, अगर r के कंपैरिजन में d बहुत छोटा है तो r स्क्वायर के कंपैरिजन में d/2 का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होने वाला है. सो पॉइंट इज कि दिस विल अलाउ अस टू से कि r स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन फॉर ऑल मीनिंग पर्पसेस एज r स्क्वायर. उसको हम r स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, वैलिड अप्रोक्सीमेशन. तो अपने पास आएगा k q into d डिवाइड बाई r स्क्वायर. दैट्स v. अच्छा, QD को क्या लिखते हैं हम लोग, ये भी जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज Q into D. सो यहाँ से अपने को एक रिजल्ट मिल गया कि V की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी KP अपॉन R स्क्वायर. सो कभी अगर किसी एक्सिस पर पूछता है डाइपोल की एक्सिस पर कितना पोटेंशियल आता है, सो उसकी एक्सिस पर पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं KP अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K यू नो द नंबर, मीडियम पर डिपेंड करता है, P डाइपोल मोमेंट है और R उसका सेपरेशन है डाइपोल के सेंटर पॉइंट से A पॉइंट की लोकेशन है ऑन द एक्सिस. मेकिंग सेंस? सो अभी हम लोगों ने एक्सिस पर लर्न किया है. अब देखोगे ये जो फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला लिखा था उससे मैच करेगा, या जनरल फॉर्मूला का एक पर्टिकुलर केस है. थीटा को 0 रखो, प्रीवियस एग्जाम स्लाइड पर आओ, थीटा को 0 रखो तो उसके एक्सिस पर आ जाएंगे, और जैसे आप एक्सिस पर आओगे थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो KP अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा. एनीवे, सो इसको आप कॉपी कर लीजिए. किस तरह से कैलकुलेट किया गया, बहुत सिंपल वे. 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल निकाला गया. अप्रोक्सीमेशन के लिए ये जो सेपरेशन है बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज स्मॉल, ये इसकी डेफिनेशन का पार्ट है, तो आप हमेशा यूज कर सकते हो. ओके, एक बार हम लोगों ने उसके एक्सिस पर निकाल लिया. दूसरा कौन सा निकालने में इंटरेस्टेड होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में. और एक बार ये दोनों परपेंडिकुलर केसेस अपने को पता चल गया तो हम जनरल को भी प्रूफ कर सकते हैं इसको यूज करते हुए. अच्छा, हम लोग चाहें तो इसी के साथ साथ इसमें फील्ड भी निकाल सकते हैं. जब हम लोग फील्ड का डेरिवेशन करेंगे तब भी हम लोग यही करने वाले हैं. अभी हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, फील्ड भी निकाल सकते हैं. फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा, दैट्स ऑल. तो चलेगा, पहले हम लोग पोटेंशियल फिनिश करते हैं फिर फील्ड पर आएंगे. नेक्स्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. व्हाट द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वुड बी, अगर अपने पास ये डाइपोल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ इसके मिड से जाने वाला परपेंडिकुलर, और यहाँ पर कोई पॉइंट आपने ए चूज किया है. बेसिकली हम उसी केस के लिए 90 डिग्री की बात कर रहे हैं. अगर आप जनरल केस पे जाओगे और 90 डिग्री को रख करके देखोगे, अगर वो फॉर्मूला आप पहले से एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा ए पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगा. यस, उसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके भी चेक कर सकते हैं. आपको इसका प्रूफ करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. कैसे ईजी हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है. अगर आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आप ये डिस्टेंस निकालोगे, यूज करोगे, और यू विल बी यूजिंग दिस डिस्टेंस.
यू विल फाइंड कि वट एवर दिस डिस्टेंस इज, वही डिस्टेंस वो ही बनेगी। आर का मतलब हम बेसिकली आर का मतलब मिडिल वाला पकड़ेंगे, लेकिन अगर हमने इसको आर डैश बोला है तो ये भी आर डैश रहेगी। सो टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट विल बी बिकॉज ऑफ प्लस, प्लस बिकॉज ऑफ माइनस, प्लस की वजह से आएगा के क्यू अपॉन आर डैश, इसकी वजह से आएगा के माइनस क्यू अपॉन आर डैश इज इक्वल टू जीरो। देन यू विल रियलाइज कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पोटेंशियल होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि दोनों चार्ज सिमेट्रिकली लोकेटेड होते हैं, तो दोनों के पोटेंशियल एक दूसरे को कंज्यूम कर जाते हैं, क्योंकि एक प्लस होता है दूसरा एक माइनस होता है। सो ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी में वो पूछ लेते हैं कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना होगा, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ना अभी तक जो आपने लर्न किया 2 पॉइंट, उनको मैं समराइज कर देता हूँ और फिर उसी से जनरल एक्सप्रेशन भी आएगा। What we have understood is this कि अगर अपने पास एक डाइपोल ये दिया गया P, तो इससे अगर किसी r डिस्टेंस पर आप जाते हो, यहाँ से r डिस्टेंस पर, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल इज k p अपॉन r स्क्वायर। In case you go r distance this way, at this point the potential is zero. ये भी r डिस्टेंस था, so this is the result. अब सपोज कर लीजिए अपने को जनरल पॉइंट पे निकालना है, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। सो जनरल पॉइंट के लिए आप बोलोगे कि अगर अपने पास ये डाइपोल मोमेंट है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस व्हिच इज r, और ये जो पॉइंट है वो a। ये लॉजिक भी छोटा सा लॉजिक है, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आप एक काम कर सकते हो घर पर, इसको भी ड्राइव कर सकते हो, इसको यहाँ से ज्वाइन करो +4 से, इसको यहाँ से ज्वाइन करो -4 से, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, मैथमेटिक्स यूज करो, सिंप्लीफाई करो, अप्रोक्सीमेशन यूज करो, आपको जनरल पॉइंट का फॉर्मूला पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो सारा मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस को अवॉइड करना हो, तो हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। अपने को पता है कि ये डाइपोल है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी के हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। एक अलोंग दी डायरेक्शन जिसमें हम इंटरेस्ट रख रहे हैं, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट कर सकते हैं। आप पाओगे अगर इसका वैल्यू p है तो इधर आएगा ये p कोसाइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका जाएगा जो कि परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन है, some sort of this. So this will be p sin theta. किसी भी वेक्टर के हम लोग कंपोनेंट करना जानते हैं। अच्छा, हम रिजल्ट भी जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर डाइपोल के डायरेक्शन में आप चलते हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आता है, किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आता है। अब हम ये कंसीडर कर सकते हैं हमारे पास एक डाइपोल ना होकर के 2 डाइपोल्स हैं, एक p cos थीटा है और एक p sin थीटा है। पॉइंट हमारा अभी भी a है, सो p cos थीटा के रिस्पेक्ट में जो a पॉइंट आएगा वो उसकी एक्सिस वाला पड़ेगा, p sin थीटा के रिस्पेक्ट में जो a पॉइंट आएगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पड़ेगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि जनरल पॉइंट के लिए, एट जनरल पॉइंट और जनरल लोकेशन, कैन वी से कि जो टोटल पोटेंशियल आने वाला है वो 2 डाइपोल की वजह से आएगा, एक p cos थीटा कंपोनेंट की वजह से आएगा, एक p sin थीटा कंपोनेंट की वजह से आएगा। नाउ व्हाट विल बी बिकॉज ऑफ p cos थीटा? p cos थीटा में उसका एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्सिस वाला फॉर्मूला होता है k द डाइपोल अपॉन r स्क्वायर। तो हम लोग लिखने वाले हैं दिस इज गोइंग टू बी द k द डाइपोल व्हिच इज p cos थीटा, दैट इज द डाइपोल, डिवाइड बाय r स्क्वायर, प्लस साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आंसर 0 आता है, तो साइन थीटा कंट्रीब्यूट्स टू 0। So we got to know कि what the potential at any general point will become, that is going to be kp cos theta upon r square. So this is how you can prove for any general location. Copy कर लीजिए। तो आपने 2 लोकेशंस पे देखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एक्सिस, फिर उसी को यूज कर लिया कंपोनेंट बना करके, और इस लॉजिक से आपने इसको जल्दी से प्रूव कर लिया। मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं, ज्योमेट्री, वहां से भी आपको यही आंसर मिलेगा। इट वुड बी गुड अगर आप उससे भी इसको सॉल्व करके देखते हो घर पे। सो बाय नाउ वी हैव फिक्स कि ये फॉर्मूला करेक्ट है और इसको हम यूज कर सकते हैं।
सर यस सर ऊपर वाले केस में आपने के क्यू अपॉन आर डैश ही लिया है और नीचे वाले इसमें आर स्क्वायर लिया है, तो दोनों अलग अलग कैसे? ये ऊपर वाले केस में जो हमने फॉर्मूला लगाया है ना, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया है। पॉइंट चार्ज होगा के क्यू अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, इजंट इट? अगर हम इसको अगर ये जीरो नहीं होता तो अपने को क्या करना पड़ता है, इस आर डैश को आर के टर्म में लिखना पड़ता, तो उसके लिए फिर ये जो डी बाई डिस्टेंस वगैरह है उसको भी यूज करना पड़ता। बाय द वे क्या हुआ कि आर डैश आपस में एडजस्ट करके जीरो हो गया, और हम जब भी कभी आंसर देते हैं तो आर के टर्म में देते हैं, दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट। यहाँ पर भी जो हम आंसर दे रहे हैं मिड पॉइंट से दे रहे हैं। यहाँ पर आर डैश इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी दोनों अलग अलग होगी, तो जस्ट एक नाम दे दिया और वो कैंसिल आउट हो गया। मेरा कहने का ये मतलब था कि ऊपर जो है उस ऊपर स्क्वायर नहीं है और नीचे स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग कैसे? इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, ये दिस पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन आर। अच्छा, जब डाइपोल में आते हैं हम लोग, तो डाइपोल में ये भी देखो हमने प्रूफ किया, ये वाला आर स्क्वायर क्यों आया, गो टू द प्रीवियस स्लाइड। ये आर स्क्वायर है, क्यों आया आर स्क्वायर? उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो पी है वो चार्ज नहीं है, वो चार्ज इनटू डिस्टेंस है। तो डायमेंशनली देखोगे तो एक डिस्टेंस को कैंसिल करेगा ये, तो फिर ये 1/r जैसा ही दिखेगा। सो डायमेंशनली आप देख सकते हो जब पी आएगा तो आर स्क्वायर आना पड़ेगा पॉइंट चार्ज से मैच करने के लिए, और ये कैलकुलेशन भी बता रहा है आपका क्यू आया फिर डी आया, क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर आया। सो डायमेंशनली अभी भी जा रहा है, तो लेंथ का डायमेंशन एक सेटल हो गया, तो के क्यू अपॉन आर डायमेंशन है पोटेंशियल का। सिंस हम पी के टर्म में लिख रहे हैं इसलिए एक डायमेंशन लेंथ का मल्टीप्लाई किया है अप साइड, तो डाउन साइड भी ऑफ लेंथ आना चाहिए। बाय द वे वो आर आता है तो इसलिए आर स्क्वायर बनता है। ओके गेटिंग सर। दिस पॉइंट? ओके, सो दैट्स गुड। सो ये फॉर्मूला आई कैन एक्सपेक्ट कि आप ये फॉर्मूला डाइजेस्ट कर रहे हो, उसको रिकॉल कर सकते हो जब कभी जहां भी जरूरत पड़ेगी। अब एग्जाम में वो क्या कर सकता है, 2-3 डाइपोल मोमेंट बना के दे देगा, एक ये डाइपोल एक ये डाइपोल एक ये डाइपोल है, और किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, सभी डाइपोल की वजह से उस पॉइंट के लिए आर थीटा पता करो। एक बार आर थीटा पता चलता है तो अपना आंसर हो जाता है। जस्ट टू मेक यू मोर कंफर्टेबल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी अपने को नहीं दौड़ना है। सो एग्जाम्पल में जब आप आंसर करोगे तो आप थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। लेट्स से कि आपसे बोलता है कि अपने पास कुछ डाइपोल्स हैं, मे बी लाइक कि अपने को एक डाइपोल ये दे रखा है, अलग बना देते हैं, यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है और एक डाइपोल यहाँ पे प्लेस्ड है somewhere there. There's a one more dipole located here. इनके कोऑर्डिनेट्स मैं बदल देता हूँ। लेट से ये 0, -a है, ये a, 0 है, ये लेट से कि ट्वाइस a, विद माइनस साइन 0 है। इस डाइपोल की वैल्यू p है, इस डाइपोल की वैल्यू 2p है, इस डाइपोल की वैल्यू 3p है, और कोई भी पॉइंट हम आपसे कैच करा सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम ओरिजिन पॉइंट कैच कर ले रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड potential at origin. So because of this dipole distributions, we need to find how much the potential at origin is going to be. आपको 4 ऑप्शन देगा, राइट ऑप्शन आपको कैच करना होगा। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप आंसर का एक्सप्रेशन देंगे। ड्रॉ कीजिए पिक्चर, यूज द रूल्स एंड देन फाइंड आउट द पोटेंशियल at point origin. कि 3p upon a square सो विल फाइंड कि हम इसको पता कर सकते हैं, और आप लोग पता कर भी पा रहे हो।
सो यू कैन नेम देम लाइक कि ये अपने लिए 1 था, ये 2 था, ये 3 था, या जो भी है 1 2 3 आप जिसको भी बोलना चाहो. सो पोटेंशियल एट ओरिजिन इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ 1, बिकॉज ऑफ 2, बिकॉज ऑफ 3. द बेसिक लॉ, स्केलर नंबर्स हैं, सबको ऐड करना होता है. लेकिन V1 क्या होगा? 1 का पोटेंशियल एट ओरिजिन, V2 इज द सेकंड डाइपोल का पोटेंशियल एट ओरिजिन एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग बात करेंगे. अच्छा, V1 के लिए थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सिंप्लीफाइड दिया था. मैं थोड़ा सा और भी कर सकता था, किसी एंगल पर इसको बेंड कर सकता था, तो फिर आपको कंपोनेंट करने पड़ जाते. बट स्टिल अगर कंपोनेंट भी करना होता है तो अपने को थीटा और आर से मतलब है, इजंट इट? सो अगर 1 को पता करना है तो 1 से आप इसको ज्वाइन कराओगे ये ओरिजिन को. सो ये आपके लिए R1 का काम करेगा. R1 की वैल्यू 1 इक्वल हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद आप क्या करोगे? थीटा पता करोगे. तो थीटा इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको चलना होता है, और अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज चलोगे तो इस तरह से चल सकते हो. सो ये पूरा एंगल बनेगा जा करके, या फिर आप जानते हो कॉस में थीटा माइनस थीटा का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप 90 भी पकड़ सकते हो, या फिर ये 270 जो भी बन रहा है उसको पकड़ सकते हो. सो जब आप V1 कैलकुलेट करोगे, देन यू विल फाइंड कि जो V1 की वैल्यू आएगी दैट विल बिकम K, P की जगह ट्वाइस P, और इनटू cos 270, isn't it? 270 होता होगा, यस. डिग्रीज में मैंने लिखा हुआ है, रेडियंस में भी आप लिख सकते हो, डिवाइड बाई R1 स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर. इतना ज्यादा लिखने का नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से उसके एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से उसकी सेपरेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके cos थीटा को यूज कर लेते हैं. कोई और भी डायरेक्शन होती है तो हम थीटा पता करते हैं और इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं. वैसे भी हमको पता चला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, तो ये 0 हो जाएगा. सिमिलरली V2 के लिए जब देखोगे तो उसके लिए ये डिस्टेंस जाएगी और ये 90 डिग्री जाएगा. और अगर आप इधर से जाना चाहते हो तो इधर से भी देख सकते हो. cos थीटा और cos माइनस थीटा में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए दोनों डायरेक्शन भी चलता है. तो ये भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से 0 मिल जाएगा. V3 के लिए इसी डायरेक्शन में आपको जाना है, तो थीटा 0 जा रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे आप K into the dipole which is 3P into cos theta means cos 0 divided by the distance which is distance which is A square कर दीजिए. So this is K into 3P divided by A square. That's our answer. So अगर किसी एंगल्स में भी आएंगे तो आप उसको क्या करोगे? उन एंगल को आइडेंटिफाई करोगे, KP cos theta upon R square लगाओगे, अपने को आंसर मिलेगा, सबको ऐड अप कर दोगे, you will get perfect answer. Now थीटा को प्रॉपर्ली मेजर करना पड़ेगा, इन द सेंस क्योंकि कुछ थीटास के लिए V1 की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है. Are you getting my point? कि cos थीटा कैन बी नेगेटिव फॉर सर्टेन थीटास. तो आपको थीटा अप्रोप्रिएट मेजर करना है. नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे, ऐड अप कर देंगे. सो पोटेंशियल इज डन. Once we have done with the potential, we can go for the field. Electric field due to electric dipole. सो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड क्या आता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपीयर करेगा, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्पल लेकर के. सो अगेन इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर और एक्सिस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो पहले हम एक्सिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट्स से अपने पास ये डाइपोल है और अपने को पोटेंशियल या फील्ड पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. इस एक पॉइंट पर अपने को फील्ड चाहिए. सो पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑन द एक्सिस. नाउ अगेन हम लोग इसको विजुलाइज करेंगे. हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, अपने पास एक माइनस क्यू चार्ज है. दैट्स ऑल. डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस आर है. कोऑर्डिनेट भी बना सकते थे, इजंट इट? नाउ जो फील्ड आएगी ए पॉइंट पर, उसके लिए आप क्या बोलोगे? ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा. सो ये प्लस चार्ज की वजह से फील्ड आएगा और प्लस ऑफ माइनस चार्ज की वजह से फील्ड आएगा. दोनों को वेक्टर सम करेंगे. यहाँ पे अपने को डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ने वाली है. सो इन वेक्टर्स को, डायरेक्शंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. कौन किस डायरेक्शन में जाने वाला है? फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज E प्लस. नेगेटिव की वजह से जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज गोइंग टू बी E माइनस. इसका मतलब इनको मैग्नीट्यूड वाइज अपने को जब हैंडल करना होगा सो सबट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी. सो कैन वी से कि जो टोटल फील्ड आएगी दैट हैज टू बी E प्लस एंड माइनस ऑफ E माइनस. Now why I put minus sign, you know that, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि टोटली हमारा इस डायरेक्शन में, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर ये नेगेटिव आएगा तो अपने डायरेक्शन को बदल लेंगे एज पर द रूल्स. ना उनकी वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं. पॉइंट चार्ज है
तो पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होगा आर माइनस डी बाई टू। अब तक आपको पता चल गया होगा वाई डी बाई टू, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हाफ होगी, टोटल डी होती है, तो डी बाई टू कम हो जाएगा आर में से। माइनस सेकेंड के लिए अब हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, माइनस साइन लगाने के बाद फिर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो ये बनेगा के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। ना इससे अगर ये नंबर हमारा नेगेटिव आए तो डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, पॉजिटिव आए तो जो डायरेक्शन है वो लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, तो एक्सिस वाला पॉइंट अपने को क्लियर हो जाएगा। ये बनेगा के क्यू इन द ब्रैकेट, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर आएगा, माइनस आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर आएगा। डाउन साइड आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर आएगा इनटू आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर आएगा। डी बाई टू बहुत छोटा है, बट उसको हम डायरेक्टली इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आप यहीं पे उसको इग्नोर कर दोगे तो सारा स्टोरी खत्म हो जाएगा। तो उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लॉजिकल वे पे लेके आते हैं, फिर इसके बाद में उसको हम अप्रोक्सीमेशन को लगाते हैं। Now, then after ऊपर a square minus b square, you are aware of these things, little mathematics. KQ, a square minus b square में a plus b, a minus b मैं अगर डायरेक्टली करूँ तो आप डाइजेस्ट कर पाओगे। इन दोनों को आप जब ऐड अप करोगे तो उसको a plus b बोला जाएगा, d by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2i r बचने वाला है। फिर a minus b करोगे, जब इसमें आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो r कैंसिल हो जाएगा, d by 2 plus d by 2 आएगा, दैट मीन्स d आ जाएगा। डाउन साइड ये भी a प्लस बी, a माइनस बी है, स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन यू कैन वेरीफाई। नाउ यू रियलाइज नाउ कि अब डी बाई टू को हम हटा सकते हैं, क्योंकि पहले तो आर और डी बाई टू एड हो रहे थे, अब आर स्क्वायर के साथ डी बाई टू यूज हो रहे हैं, जो कि बहुत छोटा रहा होगा। सो अप्रोक्सीमेशन क्या है, सिंस डी इज मच 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 लेस देन एस आर, hence we can have this approximation. So ये बनेगा k q into twice r into d divide by r square के square, that means r raised to power 4। एक r cancel out होता नजर आ रहा है, अपने पास आ रहा है twice k in bracket we can place q into d divide by r cube। Now इस q d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो अपने पास फील्ड आती है E is equal to twice k p divided by r cube। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। आप देखोगे अगेन फील्ड में 1 अपॉन आर क्यूब आ रहा है, पॉइंट चार्ज के फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर हुआ करता था। वजह क्या है, क्योंकि ऊपर डाइपोल है, चार्ज नहीं है। डाइपोल के साथ एक डायमेंशन ऑफ लेंथ आता है, इसलिए आर क्यूब आता है। अच्छा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव आया तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको हम वेक्टोरियली फाइनल रिजल्ट जैसा लिख सकते हैं। फाइनल कैसा लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आएगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो 2 तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव, k कांस्टेंट है, p वेक्टर है, r क्यू है। अच्छा, e की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में p की डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ e इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ p, hence we can have the arrow over there p। so ये बताएगा कि e की डायरेक्शन p की डायरेक्शन में भी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, e का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस kp अपॉन r क्यू है। so किसी भी एक्सियल पोजीशन पर हम जाएंगे, बिकॉज ऑफ अ डाइपोल द फील्ड विल बी ट्वाइस kp अपॉन r क्यूब एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। कॉपी कर लीजिए। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सप्रेस्ड हैं इस एक्सप्रेशन में। और कोई स्टेप आपको इलेबोरेट कराने की जरूरत हो, यू कैन ऑलवेज आस्क। यहाँ पर कैलकुलेशन में अगर आपको लगता है कि आप कैच नहीं कर पा रहे हो, तो घर में आराम से बेबी स्टेप्स लिखिए। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट बेबी स्टेप्स, यू विल फाइंड कि जो हम लोगों ने किया है परफेक्ट है। ओके, अगर आपको एक्सेस वाला पॉइंट समझता है तो बाइसेक्टर पे पता कर लेते हैं। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन पता चल जाएंगी, उनको वेक्टर सम करके हम किसी भी डायरेक्शन पर डायरेक्ट फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ई का जनरल फार्मूला अभी तक मैंने बताया नहीं है, तो डेरिवेशन से जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा।
दूसरे नंबर पे आते हैं, ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये भी 0 आएगा? पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 था, क्या फील्ड भी 0 आएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? वो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेट्स से डाइपोल है और वी आर इंटरेस्टेड इन द पॉइंट समवेयर व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट मींस मिड पॉइंट से जाएगा और r डिस्टेंस पर होगा, तो डिस्टेंस इज r। दिस पॉइंट a where we are interested in फील्ड। अपने पास एक्चुअली है क्या, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। अपने को फील्ड ए पॉइंट पे बताना है। 2 पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेशन करना, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। किस तरह से प्रोसीड करते हैं, आप माइनस क्यू को ए से ज्वाइन कराओगे और प्लस क्यू को भी आप ए से ज्वाइन करा दो, तो ये उनकी डिस्टेंसेस बनेंगी जो कि आर नहीं होंगी, एक अलग नंबर बनेंगे। आर का मतलब, आर हम लोगों ने फिक्स कर रखा है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेकर के। बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज field will be radially outwards, so this is field because of plus q charge। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग कई बार सॉल्व भी कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम राइटिंग। ये बिकॉज ऑफ माइनस आएगा। फिर आप देखोगे कि इनके मैग्नीट्यूड्स तो बराबर हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शंस आर नॉट अपोजिट और सेम, सो इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनके कंपोनेंट्स करने पड़ जाएंगे। आप पाओगे कि इधर एक कंपोनेंट आएगा, ये फाइनल कंपोनेंट बचेगा और इस पे इन दोनों का एडिशन आ रहा होगा। वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कंज्यूम कर जा रहे होंगे, सो मैं वर्टिकल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये एंगल अपना थीटा था, यहाँ थीटा हम लोग वहाँ पे यूज कर चुके हैं, सो यूज करना है अपने को थीटा को, तो थीटा को अवॉइड कर देते हैं, इसको अल्फा नाम दे देते हैं। अगर ये एंगल अल्फा रहा होगा, ये 90 है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से, तो ये 90 माइनस अल्फा रहा होगा, और ये टोटल 90 है तो ये एंगल अल्फा रहा होगा, सो ये भी एंगल अल्फा रहा होगा। सो बेसिकली ये जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्शन तो अपने को पता चल गया। नाउ कैन वी से कि जो E प्लस का वैल्यू आएगा और जो E माइनस का मैग्नीट्यूड आएगा दोनों बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। और अगर इस डिस्टेंस को हम r डैश पकड़ते हैं या कोई और नाम देते हैं तो ये भी डिस्टेंस हमारी r डैश रही होगी। r डैश इज अ डिफरेंट नंबर, r इज अ डिफरेंट नंबर। कैन बी से कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो k q अपॉन r डैश का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल आएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड्स हैं उनके बारे में। टोटल फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल फील्ड इज गोइंग टू बी 2 times cos alpha version, that means 2 times k q upon r dash का स्क्वायर cos alpha। कैसे लिखा, e प्लस का cos alpha, e माइनस का cos alpha, e प्लस और e माइनस बराबर थे, ये सेंस बना रहा होगा। ट्वाइस k q अपॉन r dash। अब अपने को r dash लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो d/2 रही होगी, एवरीबॉडी नोज। कैन वी से कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग r dash का स्क्वायर जो आएगा वो r स्क्वायर आएगा प्लस d/2 का स्क्वायर आएगा। अगेन सॉरी, जब कभी लोग अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो वी आर केयरफुल, लाइक उसमें थोड़ा सा कहाँ पर लगाते हैं उसमें अपने को एक सेंस रखना होता है। आप यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन लगाना स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर ये खास मीनिंग का नहीं रहेगा, फिर ये बोलेगा आर डेस और आर बराबर हो जा रहे हैं। तो अभी इसको रखेंगे, लास्ट में जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तब अप्रोक्सीमेशन को हम लगाएंगे। सॉरी। अच्छा, आर डेस के स्क्वायर के बारे में तो अपने को पता चल गया। कॉस अल्फा के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट द कॉस अल्फा इज गोइंग टू बी। कॉस अल्फा की वैल्यू अगर आप लिखोगे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, तो उसमें आएगा बेस विच इज d/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस विच इज r डैश। सो दिस विल बिकम बेसिकली r डैश की वैल्यू वहां से पिक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे r डैश का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, सो जो बनेगा r स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। कॉस अल्फा को हम लिखेंगे d/2 डिवाइड बाई r डैश विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 या d/2 का होल स्क्वायर, जो भी चाहो।
सो ई की जो वैल्यू आ जा रही है 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है के क्यू डी डिवाइड बाई डाउन साइड वी आर गेटिंग आर स्क्वायर प्लस टी बाई 2 का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। हालांकि हमारे पास कुछ और खास आया नहीं तो ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ भी करते तब भी एग्जैक्टली वही आ जाता। अगर कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस होते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं बाद में अप्रोक्सीमेट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये नंबर बहुत छोटा होगा डी स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो ई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करके हम ये लिख सकते हैं के क्यू डी डिवाइड बाई आर स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को ये पता चला कि जो ई की वैल्यू आ रही है क्यू डी को अगेन पी लिख सकते हैं, सो दैट्स के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। सो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप आओगे और उस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो वो जीरो नहीं होती है, वो इस मैग्नीट्यूड से गवर्न होती है और इस डायरेक्शन से गवर्न होती है। अगर इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप असेंबल कर दो तो टोटल पता चल जाएगा। सो इसको एज ए रिजल्टेंट या टोटल वेक्टोरियल फील्ड टर्म में लिख सकते हैं। ई की जो वैल्यू आएगी उसमें के आएगा, पी आएगा, आर क्यू आएगा, इजंट इट। लेकिन ई की जो डायरेक्शन आएगी वो पी की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आएगी। तो जस्ट अपोजिट के लिए अगर हम पी वेक्टर लगाएंगे तो हमने को एक माइनस साइन लगाने का। वाई माइनस साइन? माइनस साइन विल से कि पी की डायरेक्शन के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में ई की डायरेक्शन लाई कर रही होती है। सो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये बन गया। तो अपने पास दोनों फॉर्मूलाज आ गए, along the axis or on the axis as well as on the perpendicular bisector। अब आप इसको मर्ज करके किसी जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको फिर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको मर्ज करके आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाता। कॉपी कर लीजिए, ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 पॉइंट याद रखना है, मैग्नीट्यूड के पी अपॉन आर क्यूब होता है, डायरेक्शन पी के अपोजिट होती है। If we have done with it, we can go for the general point. Electric field at general point or general location. Of course, due to dipole we are talking about. So again उसी लॉजिक को फिर से फॉलो कर लेंगे। अगर अपने पास ये डाइपोल P है और अपने एक जनरल लोकेशन चूज किए जो कि A है, जिसके लिए R होगा और एंगल हम यहाँ से मेजर करके थीटा पकड़ेंगे। R थीटा अपने को पता होगा। A पॉइंट पर अपने को टोटल फील्ड निकालना है। अपने पास क्या ऑप्शन है, इसको प्लस क्यू इसको माइनस क्यू लेकर के मैथमेटिक्स ज्योमेट्री को यूज करके फिर से ड्राइव करें कंपोनेंट करके। आप पाओगे बहुत लेंदी स्टोरी जाएगी बट कैन बी परफॉर्म्ड। सो उस तरह से ना जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, पी के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, फिर जो पैरेलल और परपेंडिकुलर के फॉर्मूला निकाले गए उनको हम यूज कर सकते हैं। सो पी का एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन आएगा और अलोंग द लाइन जिस लाइन पर हम लोग निकालना चाहते हैं तो एक कंपोनेंट इसको यूज कर सकते हैं और दूसरा कंपोनेंट जाएगा इसी के परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री ऑफ द सेम थिंग। पी का जो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा ऑफ कोर्स ये पी कॉस थीटा आने वाला है और ये कंपोनेंट आएगा पी साइन थीटा। अब अपने पास एक डाइपोल ना होकर के 2 डाइपोल हो गए। 2 डाइपोल की वजह से जो फील्ड्स आएंगे उनको आपस में वेक्टोरियली ऐड अप कर देंगे, अपने को आंसर पता चल जाएगा। मैं डायरेक्टली ऐड अप कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, पी कॉस थीटा की वजह से देखते हैं तो पी कॉस थीटा की वजह से जो फील्ड आएगी वो ऑन दी एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हम लोग ऑन दी एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास ऑन दी एक्सिस वाला फॉर्मूला है 2kp और द सेम डायरेक्शन आर क्यू। तो क्या उसके अकॉर्डिंग अपने को एक इधर कंपोनेंट मिलने वाला है इन द डायरेक्शन ऑफ पी कॉस थीटा वेक्टर और कितना मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस k इंटू पी। यहाँ p का मतलब होगा p cos थीटा अपॉन r क्यूब। So along the vector will give this value of electric field at point A. Making sense?
डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला यूज किया है p cos थीटा के लिए, सो 2 टाइम्स k इंटू p डिवाइड बाई आर क्यू। ये तो मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन भी मैंने यूज कर ली, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, सो उसको भी यूज कर लिया। सो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। नाउ p sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए भी थोड़ी देर पहले लर्न किया, मैग्नीट्यूड इज k p अपॉन r क्यूब, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो डायरेक्शन को पहले सेटल करते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस इस पे परपेंडिकुलरली होगी लेकिन अपोजिट होगी, p के अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। कितना वैल्यू लेके चलेगा, मैग्नीट्यूड आएगा k इंटू पी, p की जगह p sin थीटा, क्योंकि हमारा p sin थीटा का कंपोनेंट चल रहा है, डिवाइड बाय r क्यूब। सो ए पॉइंट पर जो टोटल फील्ड आएगा वो इन दो कंपोनेंट से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए केयरफुली, और ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दोनों को असेंबल करके हम टोटल फील्ड का फॉर्मूला बता देंगे, डायरेक्शन बता देंगे, मैग्नीट्यूड बता देंगे, और अगर उसको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो यूज भी कर लेंगे जहां भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको हम लोग इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं कि अगर अपने पास ये डाइपोल है, मैं एक नया पिक्चर बना दे रहा हूँ, और अपने पास एक जनरल पॉइंट ए है जो कि आर और थीटा पर है, तो इस ए पॉइंट पर फील्ड एक आर की डायरेक्शन में जाएगा। कैसे याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। हम यहाँ से आर चलते हैं, ये आर है, तो आर की डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हमारा आर कैप हो गया, आर की डायरेक्शन। और जिस तरह से थीटा गया है, थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट, तो उस आर से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री पर, तो हमको दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा जिसको थीटा कैप बोलते हैं। तो ये जो कंपोनेंट आएगा सेकेंड वाला कंपोनेंट, वो आर के परपेंडिकुलर होगा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बनने के लिए, और थीटा की डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको थीटा कैप बोलते हैं, टेंजेंशियल वाला। सो अपने पास दो कंपोनेंट्स रहते हैं फील्ड के, एक आर कैप की डायरेक्शन में, दूसरा थीटा कैप की डायरेक्शन में, और ये एंगल 90 जाता है। थीटा का इसीलिए ये डायरेक्शन चूज किया है। अच्छा, अब इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ फील्ड इन आर डायरेक्शन, सो ई आर। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फील्ड इन थीटा डायरेक्शन, सो ई थीटा। जनरली ई थीटा और ई आर के टर्म में लिखते हैं, या फिर हम लोग एक्स वाई कंपोनेंट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि एक्स वाई करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इसमें हम लोग आर थीटा कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझता है तो अपनी स्टोरी कंप्लीट हो जा रही है। अपने पास फॉर्मूला आ गया कि जो रेडियल कंपोनेंट आता है, सो रेडियल कंपोनेंट इज गिवन बाय ट्वाइस k p cosine theta divided by r cube. So this is the radial component of electric field. Tangential component or theta component is going to be k p sine theta upon r cube. सो अगर आप ई आर ई थीटा याद रखते हो, डायरेक्शन से यहाँ से आर थीटा को जो आर थीटा जिस तरह से डिनोट किया जा रहा है वो भी याद रखते हो, तो बस अपना काम हो जाता है। यहाँ से ई आर ई थीटा हमारे लिए एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। अब रिजल्टेंट निकालना होगा तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकालनी होगी तो डायरेक्शन बता देंगे। सपोज कर लीजिए आपसे बोलता है कि ई वेक्टर बताइए, तो हम बोलेंगे टोटल फील्ड इज गोइंग टू बी ई आर इन आर कैप डायरेक्शन प्लस ई थीटा इन थीटा कैप डायरेक्शन। अब चाहो तो आर थीटा को एक्स वाई में कन्वर्ट कर सकते हो, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने कभी निकाला होगा आर कैप थीटा कैप क्या होता है, मैच करा सकते हो वहां से। तो ये तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, वी नो कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। 90 डिग्री केस में हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करोगे तो ई का एक एक्सप्रेशन भी आ जाएगा मैग्नीट्यूड का। आप पाओगे के, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पी अपॉन आर क्यूब को बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि कॉमन आएगा। इन साइड में क्या मिलने वाला है, ई आर के स्क्वायर जब आपने किया होगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस इसका जब स्क्वायर किया होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा।
आउट ऑफ 4 cos स्क्वायर, एक cos स्क्वायर sin स्क्वायर के साथ दे देंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, एवरीबॉडी नोस। तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास रहता है और डायरेक्टली कई बार हेल्पफुल होता है। टोटल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, डायरेक्शन नहीं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। kp/r³ inside a bracket 1 plus 3 times cos स्क्वायर थीटा। कई बार वो 4 ऑप्शन में पूछ भी लेता है कि बताइए टोटल मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूले से दिया जाता है। आपको थीटा पता हो, आर पता हो, डाइपोल पता हो, आप बता सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना जाने वाला है। सो दैट इज मैग्नीट्यूड, नेट मैग्नीट्यूड। ये कंपोनेंट वाइज है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं, तो अपने पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट्स सब पता चल जाएगा। और इसको आपको प्रैक्टिस करके स्लाइड को अच्छे से याद रखना है। फिर आप डाइपोल की फील्ड कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, पता कर सकते हो, फिर उसके यूजेस कर सकते हो। एडवांस लेवल पे क्या करेगा कि यहाँ पर डाइपोल रखेगा, फिर यहाँ पे कुछ चार्ज रख देगा, उसको मूव करा देगा या फिर कुछ और कराएगा। सो अपने को फील्ड पता होगा तो फोर्स पता चल जाएगा, टॉर्क पता चल जाएगा, आगे की सारी स्टोरी को हम कैरी कर सकते हैं। तो उस समय ये फील्ड हमको याद होनी चाहिए। यस सर, एडवांस में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे उसने स्फीयर या फिर रिंग या फिर डिस्क ऐसे फिगर्स दिए होंगे और उसके वजह से जो डाइपोल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, डाइपोल की वजह से उस रिंग के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो चेक करना है। हाँ, थ्योरेटिकली कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे काम करता है। एग्जाम में क्या करेगा कि वो इस बात का ख्याल रखेगा कि उसको, उसकी सॉल्विंग जो है ना, वो आपके लेवल की रहे। तो उसको ख्याल करते हुए भी जरूर बना सकते हैं कि वो आपके लिए सॉल्वेबल हो। ऐसा भी ना हो कि आप उसको सॉल्व ना कर पाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो जरूर कर सकते हैं वो रिंग, स्फीयर, किसी भी तरीके से इसको रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि वो आपके लेवल पर मैथमेटिक्स से सॉल्व करने लायक हो। क्योंकि आप देखोगे ना, यहाँ पर जो ये डायरेक्शन फील्ड आ रहा है ना, किसी भी पॉइंट पर वो आर पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर आपका पार्टिकल या फिर लोकेशन चेंज होना स्टार्ट हुआ तो आप देखोगे कि थीटा बदल जाएगा, आर बदल जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी फॉर्मूला है, उनको और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा लॉजिकली क्रिएट करेगा सो दैट कि आप इसको यूज करके उसका आंसर दे सको। बट यस, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेट कर सकते हैं। एनीवे, सो ये अपने लिए ई का एक्सप्रेशन आ गया। याद रखना भी आसान है, इसको देख करके आप याद रख सकते हो। डायरेक्शन की बात अभी तक नहीं की, नट सेल में क्या डायरेक्शन जाएगी। तो जो नट सेल में डायरेक्शन जाएगी उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये दो वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स, इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो लेट्स से कि टोटल फील्ड हमारा इधर लाई कर रहा है, ये टोटल फील्ड है। अब इस फील्ड को किसी रेफरेंस से बताना होगा। हमारे लिए रेफरेंस ये आर डायरेक्शन चल रही है, तो आर डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा इसको पकड़ लेते हैं। तो लेट्स से ये एंगल अल्फा है। सो ई की डायरेक्शन हम बोलेंगे कि रेडियल डायरेक्शन से थीटा की डायरेक्शन में अगर आप अल्फा चलते हो तो जो डायरेक्शन मिलता है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, वी नो कि tan अल्फा वेक्टर रूल्स, दो कंपोनेंट्स में जो रिजल्टेंट लाई कर रहा होता है, तो आप जानते हो कि हम उसको लिखते हैं ई थीटा अपॉन ई आर, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, यू नो दैट। नाउ थीटा आपको पता है, ई आर पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे आप डिवाइड करोगे बहुत सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ई थीटा में ई आर डिवाइड करना है, केपी चला गया, साइन थीटा ऊपर रहेगा, आर क्यूब चला गया, कॉस थीटा नीचे रहेगा, 2 नीचे रहेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो आप समझ पाओगे कि जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी उसमें एक हाफ आ रहा है और tan थीटा आ रहा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा, tan थीटा बन जाएगा। तो ये जो अल्फा है, बेसिकली ये अल्फा अपने को डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन अल्फा दे रहा है, tan अल्फा नहीं। तो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो पॉइंट है कि अगर अपने को थीटा पता है तो हम tan थीटा निकालेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका tan इनवर्स ले लेंगे, जो भी आएगा वो अल्फा बनेगा। उसी अल्फा की डायरेक्शन में हम बताएंगे। और ये अल्फा कहाँ से मेजर्ड हो रहा है? कीप इन माइंड दिस इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द आर डायरेक्शन इन द थीटा डायरेक्शन, क्योंकि आर डायरेक्शन से थीटा के अगेंस्ट इधर भी एक कोई डायरेक्शन मिल सकती है, बट दैट्स नॉट अवर चॉइस। सो थीटा की डायरेक्शन में जाना है, रेडियल डायरेक्शन से मेजर करना है। इसको भी कॉपी कर लीजिए। सो ये डायरेक्शन है फाइनली, और ये मैग्नीट्यूड है। सो ये डायरेक्शन है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट के बारे में याद रखते हैं, ये वाले नंबर्स। एक बार कंपोनेंट हमको याद रहा,
डायरेक्शन हम जब जैसी जरूरत पड़ती है वहां पर निकाल देते हैं। सो दैट्स ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। इससे पहले आपने जो अभी आज लर्न किया दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ अ डाइपोल। सो फील्ड और पोटेंशियल दोनों अपने को जमता है। आगे बढ़ सकते हैं अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो। सो जस्ट लाइक एक पॉइंट चार्ज, हमने डाइपोल के बारे में फील्ड निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। अब अपने को ये देखना है कि अगर एक डाइपोल है तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो कि अगर अपने पास एक डाइपोल है तो उसकी वजह से स्पेस पर फील्ड और पोटेंशियल दोनों होते हैं, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। लेकिन हम लोगों ने चार्जेस ने ये भी देखा कि चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर किसी चार्ज को अगर किसी फील्ड पर रखते हैं तो वो चलना स्टार्ट करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अब हम ये वॉच करना चाहेंगे कि व्हाट हैपेंस जब इस डाइपोल को किसी फील्ड पर रखा जाए। सो इन केस देयर इज एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्टिंग, उस फील्ड पर आप डाइपोल को ले जाओगे तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा, क्या उस पर कोई टॉर्क लगेगा, क्या उसके पास कोई एनर्जी रहेगी, वो स्टडी करना चाहेंगे। अभी तक जो पढ़ा जैसे कितना फील्ड आता है, कितना पोटेंशियल आता है, वो था। अब पोटेंशियल और फील्ड में डाइपोल कैसे बिहेव करता है उसके बारे में। सो इसको हम लोग हेडिंग इस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन a uniform external field। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म को मतलब आप जानते हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर इसकी वैल्यू सेम रहती है। दैट मींस इसकी वैल्यू लोकेशन के साथ नहीं बदलती है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेट्स हम लोग ई बोलते हैं। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो कि एक्सटर्नली है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द डाइपोल। सो लेट्स से कि अपने पास एक यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज अ फील्ड। इतनी ज्यादा मैंने लाइंस बना दी, एक लाइन भी बनाते तब भी काम चलता। सो इज इट बीइंग शेयर्ड? सो अगर इस पे आप किसी डाइपोल को रखते हो तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे बिहेव करता है, वो हम लोग समझ लेते हैं। सो लेट्स से एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पर, इधर रख देता हूँ। ये डाइपोल रखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बना कर दिखा रहा हूँ सो दैट कि हम लोग स्टडी कर सके क्या चल रहा है। ये इधर एरो है, लेट्स से इधर एरो का मतलब हुआ यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। इसके बीच का सेपरेशन डी है, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। नाउ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है जो आपको दिखाया गया है, तो क्या प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगने वाला है? बिल्कुल लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू आएगा Q इंटू ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस क्यू चार्ज पर है वही माइनस क्यू चार्ज पर है, क्यों? क्योंकि फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है। अच्छा, जो माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स एक्ट करेगा वो उसका मैग्नीट्यूड तो क्यू ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन के लिए हम बोलेंगे जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है उसके अपोजिट आएगी। तो मैग्नीट्यूड आएगा क्यू ई बट डायरेक्शन अपोजिट आएगा। तो ये जो फोर्स लगेगा इस पर, ये भी क्यू ई का फोर्स लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप डायपोल को विजुलाइज करते हो, देन यू विल एक्सपीरियंस कि जो डायपोल है उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है जब कभी वो किसी एक्सटर्नल फील्ड पे रखा जाता है जो कि यूनिफॉर्म है। व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये हम पता कर सकते हैं, नेट टॉर्क कितना लग रहा है ये भी हम पता कर सकते हैं, एंड रिलेटेड स्टफ। अच्छा, इसका सेंटर पॉइंट से हम लोग सब कुछ मेजर करते हैं, तो रेफरेंस के लिए ये जो डायरेक्शन ऑफ ई थी उसी को रेफरेंस ले लेते हैं और उससे ये किसी एंगल थीटा पर है ये अपने को पता है। तो इस समय जो थीटा बता रहा है वो बेसिकली दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बता रहा है, फील्ड की डायरेक्शन का और डाइपोल की डायरेक्शन के बीच का।
अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, सो कैन यू आइडेंटिफाई हाउ मच द नेट फोर्स इज एक्टिंग? नेट फोर्स acting on the dipole. Can you identify this force? How much the net force is going to act? You got forces at plus Q, you got force at minus Q. So you'll find कि plus QE जो है वो plus x डायरेक्शन पर है, ये जो E है वो minus x डायरेक्शन पर है. तो अगर दोनों को हम एड अप करेंगे तो टोटल फोर्स पता चल जाएगा. तभी आपका आंसर भी नहीं आ रहा है. Okay, wait a minute then. Well, what about now? अभी भी लगा रहा है? Is it okay now? If it is okay, we can go ahead. Can you see the screen? And I'm asking you, what is the net force acting on dipole because of this uniform electric field and on this dipole which is at angle theta? ना स्मूथली रन कर रहा है. अब आपको समझ में आ रहा होगा. उस समय लैग आ रहा था. सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये एक डाइपोल आपको दिया गया, थीटा एंगल दिया गया, नेट फोर्स वी आर वाचिंग. सो अपने को एक फॉर्मूला पता चल गया. इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो कि नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. कोई फोर्स नहीं एक्ट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जब कभी यूनिफॉर्म फील्ड पे रखा जाता है. ना अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या टॉर्क लग रहा होगा? तो आप बोलोगे यस, ये कपल बना हुआ है, ये रोटेट कराएगा. किस तरह से रोटेट कराएगा ये भी पता कर सकते हैं, और कितने अमाउंट से टॉर्क लगाएगा वो भी पता कर सकते हैं. ये थीटा को हमने इस तरह से मेजर किया है कि ई से पी की तरफ है. अगर आपने ये थीटा पे रखा हुआ है तो आप पाओगे कि इसका जो टॉर्क लगेगा वो इस तरह से लगेगा, रीस्टोरिंग नेचर का लगेगा. आपको समझ में आ रहा होगा. सो जो मिड पॉइंट है वहां से टॉर्क पकड़ लेते हैं. लेट से मिड पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, और डाउन साइड वाले पॉइंट का नाम बी दे देते हैं. कैन वी कैलकुलेट द नेट टॉर्क? यस वी कैन. एक्टिंग ऑन द डाइपोल, वी विल से कि जो नेट टॉर्क आएगा वो दो तरह से आएगा. टॉर्क बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज, प्लस टॉर्क बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज. मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं. प्लस चार्ज का टॉर्क आपको क्लॉकवाइज रिटर्न कराने की कोशिश कर रहा है. नेगेटिव भी ओ पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज कर रहा है, यानी दोनों ऐड अप कर रहे हैं. सो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी, इसको हम वेक्टोरियल लिखेंगे तब भी ज्यादा सही रहेगा, फिर मैग्नीट्यूड बाद में पता कर लेंगे. सो टॉर्क जो टोटल आने वाला है एज पर द रूल क्या होता है, आर क्रॉस एफ. आर के लिए हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर क्रॉस फोर्स. फोर्स इज गोइंग टू बी क्यू ई वेक्टर. तो ये हुआ प्लस क्यू की वजह से, प्लस सेकेंड नेगेटिव चार्ज की वजह से. तो उसके लिए हम लोग अपने को लिखना होगा ओ बी वेक्टर, ओ से बी, दैट इज आर क्रॉस फोर्स. फोर्स इज गोइंग टू बी माइनस क्यू पर लग रहा है ई के साथ, ये डायरेक्शन के साथ आ जाएगा. सो अपने को आर क्रॉस लिख लिया. इसके बाद आप क्या कर सकते हो, टॉर्क को आप रीराइट कर सकते हो. मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ.
सो यहाँ से जो टॉर्क की वैल्यू अपने पास आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर क्रॉस क्यू ई वेक्टर। क्यू कांस्टेंट उसको बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, ओ ए वेक्टर अप साइड है, ओ बी वेक्टर डाउन साइड था, तो माइनस ओ बी क्या हो जाएगा, बी ए बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर। आप जानते हो कि माइनस बदलने से ओ बी बी ओ में कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉस क्यू ई। अब जानोगे कि जो ओ ए वेक्टर है और जो बी ओ वेक्टर है दोनों एडिशन हो रहा है, सेम डायरेक्शन में है। उसको अगर आप ऐड करोगे बी ओ प्लस ओ ए, दैट विल बिकम ए बी वेक्टर। सो इसको हम लिख सकते हैं रादर बी ए वेक्टर। सो दैट इज गोइंग टू बी बी ए वेक्टर क्रॉस क्यू इंटू ई। अच्छा, बी ए क्या हो गया, बी ए इज बेसिकली डी वेक्टर। सो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अच्छा, क्यू डी को अगर हम एक साथ पकड़ लेते हैं तो दैट बिकम्स पी वेक्टर। सो अल्टीमेट फॉर्मूला अपने पास जो आता है वो ये है कि टॉर्क की जो वैल्यू आएगी इज गोइंग टू बी द डाइपोल क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत अपने काम का है, यूजफुल है। So, जब कभी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से, सो दिस इज गोइंग टू बी पी क्रॉस ई। हम उसको क्यू के टर्म में भी लिख सकते थे, जो आप बोल रहे हो क्यू ई साइन थीटा और समथिंग लाइक दैट इनटू डी। यस, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, बट उसको हमने डाइपोल के टर्म में लिखा क्योंकि हम डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं। पी हमारा क्यू ई है तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा पी ई साइन थीटा, दैट इज क्यू ई डी साइन थीटा। और डायरेक्शन के लिए पी क्रॉस ई करने वाले हैं, तो पी क्रॉस ई करोगे, पी वेक्टर से ई वेक्टर की डायरेक्शन में देखोगे तो नट सेल में जो टॉर्क आ रहा होगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। सो जो टॉर्क आता है वो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रीअलाइन करने की कोशिश करता है। तो क्या रिजल्ट है वो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए कि टॉर्क की वैल्यू पी क्रॉस ई आता है, फोर्स की वैल्यू 0 आता है। दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इसको मैकेनिक्स से बहुत अच्छे से लिंक किया जा सकता है, इसको एसएचएम से लिंक किया जा सकता है। क्योंकि टॉर्क में देखो साइन थीटा आ रहा है, थीटा छोटा होगा तो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रीस्टोरिंग है, एंगुलर एसएचएम का बेस्ट एग्जांपल बन जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि फोर्स से हम लोग उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर पाएंगे। So net force is 0, net torque is this. How we have calculated r cross p, r cross f, r cross f को ऐड अप किया, फिर थोड़ा सा वेक्टर यूज किया और फिर डाइपोल से रिलेट कर लिया। Okay, let me conclude the same thing in the next slide. तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसे कंक्लूजन दे सकते हैं कि अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डाइपोल आपका इधर दिया गया P, जिनके बीच का एंगल कुछ थीटा है, तो आप पाओगे कि नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन नेट टॉर्क लगेगा। सो टॉर्क की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी पी क्रॉस ई, इंप्लाइज कि जो मैग्नीट्यूड आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। सो पी ई साइन थीटा का टॉर्क लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पी टूवर्ड्स ई। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी तरफ ओरिएंट करने की कोशिश करता है। वो चाहेगा कि डाइपोल की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप केमिस्ट्री में भी कई जगह पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी कई जगह यूज होता है। जहां भी डाइपोल्स बनते हैं, मैग्नेटिज्म में इसका भी एक्सट्रीमली यूज होता है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल बनेंगे वहां पर सारी स्टोरी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कैसे याद रख सकते हैं, टॉर्क tries to realign the dipole in the direction of field. So it means torque tries to realign, और आप बोलोगे reorient the dipole in the direction of electric field.
सो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रीओरिएंट करने की कोशिश करता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आपका डाइपोल इधर है, तो कुछ समय बाद देखोगे कि डाइपोल इधर जाकर के फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा। कॉपी कर लीजिए। सो ये टॉर्क के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन हो जा रही है कि कितना टॉर्क लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, और उसका मैग्नीट्यूड भी अपने को पता रहेगा। कब जीरो होगा ये टॉर्क? जीरो होगा जब थीटा की वैल्यू आपको जीरो मिले या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री मिले तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन सेम है, अब आपसे पूछता है कितना टॉर्क लगेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस था कि उसको टी को ई के डायरेक्शन में ले जाना, वो ऑलरेडी ई की डायरेक्शन में है, तो अब उसको कोई वर्क करने की या कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। 90 डिग्री पर मैक्सिमम लगेगा, वो भी बता सकते हो। मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, कब इक्विलिब्रियम होगा, यू नो द इक्विलिब्रियम। टॉर्क जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए, फोर्स तो जीरो रहता है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पर कब रह सकता है? या तो थीटा जीरो हो या तो थीटा 180 डिग्री हो, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। मेकिंग सेंस? तो ये आपके लिए टॉर्क की स्टोरी हो जाती है। एक एग्जांपल इस पर मैं आपको करा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे। ये एग्जांपल के साथ साथ रिजल्ट भी है। आपसे ऐसा बोलेगा कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक का मास m दिया गया या फिर m1 दिया गया है या m2 दिया गया है। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए m ले लेते हैं। m1 m2 होगा तो इसी चीज को आप आगे बढ़ा सकते हो। और लेट्स से कि वो एक थिन रॉड से कनेक्टेड है जो कि मासलेस है। इसको चार्ज आपने क्यों दे दिया है? मैं रीड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर लैंग्वेज लिख देंगे। सो ये m है और माइनस क्यू चार्ज है, ये m है प्लस क्यू चार्ज है। इस तरह से ओरिएंटेड है और उसके बीच का डिस्टेंस लेट से d है। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड है। लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। टू चार्ज्ड पॉइंट particles are connected by a massless rod या फिर लाइट रॉड बोल सकते हैं। if the dipole is slightly rotated and released, then पहला पार्ट तो ये बोल सकता है प्रूव दैट it performs SHM। पहला तो अपने को ये प्रूफ करना है कि SHM परफॉर्म करने वाला है। Secondly, also find time period of oscillation। और टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप भी सॉल्व कर सकते हो और फिर रिजल्ट बन जाएगा, उसको याद रख सकते हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में था। आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, लेट्स से लाइक ऐसा डिस्टर्ब कर दिया, स्लाइटली डिस्टर्ब किया थीटा एंगल से। एज पर द रूल्स जो हम लोगों ने अभी पता किया, इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगने वाला है। इट विल एक्सपीरियंस अ रीस्टोरिंग टॉर्क। सो टॉर्क इज रीस्टोरिंग इन नेचर। और हम लोग जानते हैं अगर रिस्टोरिंग टॉर्क अपने को पता चल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है वो पता करते हैं। इसकी वैल्यू आएगी पी ई साइन थीटा।
थीटा स्मॉल होने के लिए साइन थीटा को हम थीटा बोल सकते हैं, सो टाउ कैन बी रिटन एज PE इनटू थीटा। जब भी रिस्टोरिंग टॉर्क होता है और थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यू नो कि SHM है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि सिंस टॉर्क इज रिस्टोरिंग एंड प्रोपोर्शनल टू थीटा इम्प्लाइज SHM, एंगुलर SHM। प्रूव हो गया, एंगुलर SHM प्रूव हो जा रहा है। एक बार ये प्रूव हो गया तो आप लिखते हो क्या कि टॉर्क को आई अल्फा लिखते हैं, तो आई अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू, डायरेक्टली लिखना चाहो तो आप माइनस साइन लगा सकते हो रिस्टोरिंग हटाने के बाद, पी थीटा हो जाएगा। सो अल्फा कितना आ जा रहा है, माइनस PE डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू थीटा। आप जानते हो कि जब ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो भी SHM प्रूव्ड हो जाता है। ओमेगा या टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, T इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन PE। इसको आप याद रख सकते हो। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि आई का मतलब क्या चल रहा है। तो ये काइंड ऑफ फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर पॉइंट जहाँ से रोटेट कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट है तो आई की वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हो। आई की वैल्यू आएगी हाउ टू राइट 2 टाइम्स m इंटू d/2 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर पॉइंट से एक का d/2 होगा, एक का d/2 होगा। m1 लिया हुआ था तो इसलिए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी md²/2। अगर m1 m2 बोलेगा तो उसके लिए कोई दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, बट जो भी आएगा वो हम लिख सकते हैं। So 2 pi under root I upon PA is the time period of oscillation in case of SHM for a dipole. कॉपी कर लीजिए, पॉपुलर क्वेश्चन भी है और एक एप्लीकेशन है अच्छा सा। Sir, Yes. sir, can you repeat which is the axis you took for the two masses for the moment of inertia? Good. So ये जो टॉर्क लगता है ना, आप यहाँ पे देखो करके, जब इसका हम लोग डेरिवेशन किया तो ये टॉर्क बेसिकली इस सेंस में लग रहा होता है, ठीक है। आई डोंट नो स्लाइड आपके साथ चल रही है नहीं, हाँ चल रहा है। सो ये जो टॉर्क है वो सेंस में अपने को रोटेट करता है, और ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया ओ पॉइंट के वर्ड से किया, तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास और मिड पॉइंट ऑफ दैट रॉड। तो मिड पॉइंट ऑफ दैट रॉड से आप इसको लगा सकते हो। दूसरा, अगर ये m1 m2 होगा तो क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है ना कि नेट फोर्स कैसा लग रहा है, 0। अगर नेट फोर्स 0 एक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि जो बॉडी है या फिर जो अरेंजमेंट है वो ट्रांसलेट नहीं होने वाला है। इसका मतलब है उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा तो जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वहां के अबाउट हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज टू बी कैलकुलेटेड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। व्हाई विल नॉट मूव, बिकॉज टोटल फोर्स इज 0। सो ये जो मैंने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट रहा होगा तो ये d/2 हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा, mr² दो बार आएगा, इसलिए एड अप कर देंगे। मेक सेंस? अगर आपको ये सेंस बनाता है तो अपना पर्पस पूरा होता है। इसके बाद एक और पॉइंट बचा हुआ है जिसमें हम लोग एनर्जी को उसका टॉर्क निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी एनर्जी, क्योंकि ये सारा कुछ मैकेनिक्स से लिंक होता है। सो एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा कुछ हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए क्या करेंगे उसका भी मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ। वॉइस लैग आ रहा है, ओके, मे बी स्पीड का कुछ इशू चल रहा हो। सो नेट फ्लक्चुएशन है, इस वजह से अप साइड डाउन साइड हो रहा है। एक बार मैं स्क्रीन को रीशेयर करता हूँ, शायद उसका कुछ रोल हो जाए। और मैं नेट को भी चेंज कर देता हूँ।
अभी कुछ बेटर हुआ है क्या? अगर इम्प्रूवमेंट्स हुए हों तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, जिस तरह से फोर्स और टॉर्क के बारे में बात किया। Seems to be lag. No much improvement. Okay, अभी कोई इम्प्रूवमेंट आया? अगर कोई इम्प्रूवमेंट आया तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अगर नहीं आया तो फिर होल्ड कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। मैं हेडिंग लिखा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in a field. Seems like कि प्रॉपर चल रहा है, अभी हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट विल टेक 5 मिनट और ये कवर हो जाएगा। ये जस्ट अब पेशेंस अगर दिखाई दे रहा है आपको तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को अभी आपने देखा कि अगर कोई भी फील्ड आपको दिया गया है यूनिफॉर्म और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो आप पाते हो कि उस पर एक टॉर्क लग रहा होता है। या फिर आप ऐसा समझो कि अगर आपने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे छोड़ दिया इस फील्ड की वजह से, तो ये यहाँ पे स्टे नहीं करेगा बल्कि इसको रोटेट करके अपने आप को रीओरिएंट करेगा। इन केस ये रीओरिएंट करता है, इसका मतलब है इसको रिलीज करने पर ये स्टे नहीं करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है या रोटेट करना स्टार्ट करता है। जस्ट लाइक कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एयर पर ड्रॉप रिलीज करते हैं तो डाउन साइड मूव करता है, इसका मतलब है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन। सिमिलरली इस डाइपोल को अगर हम लोग रिलीज करते हैं तो ये भी डायनेमिक कंडीशन में आता है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, मीनिंग कि इसका इस समय उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द डाइपोल। तो अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों है और कैसे है, हम समझ पा रहे हैं। कैलकुलेट कैसे करना होता है, तो आप ऐसा बोलो कि अगर आपने ये थीटा एंगल तक ले गए, इसके बाद इसको अगर आप फर्दर और थीटा से आगे बढ़ाएं, डी थीटा से, तो आपको डी थीटा से ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग दिस बाय थीटा। जानते हैं अगर आप इसको थीटा से फर्दर ले जाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो अपने को पता करना होगा। हमको पता है कि ये जिसपे जो टॉर्क लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से लग रहा होगा। तो आपको जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो इधर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा, बट उसी अमाउंट का लगाना पड़ेगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा मैग्नीट्यूड वाइज। तो जो टॉर्क है और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। कितना टॉर्क आप लगा रहे थे, जो टॉर्क आप लगा रहे थे दैट वाज पी ई साइन थीटा डी थीटा, सो दैट इज डी यू। अब आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर दो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे सो अपने को पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पता चल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, लेट्स से थीटा 1 वैल्यू से थीटा 2 वैल्यू तक, या फिर हम ऐसा बोल देते हैं कि थीटा रेफरेंस वैल्यू से किसी थीटा वैल्यू तक। तो ये रेफरेंस के लिए हम 0 पिक करेंगे और ये अपने को फाइनल पता चल जाएगी। इंटीग्रेशन से अपने को पता चलेगा कि u माइनस रेफरेंस विच इज 0 इज इक्वल टू पी ई
साइन थीटा का इंटीग्रेशन सभी को पता है, माइनस कॉस थीटा आता है, तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। थीटा रन्स फ्रॉम रेफरेंस वैल्यू टू एनी थीटा वैल्यू। सो जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ रहा है वो आ रहा है माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ऑफ रेफरेंस। ऐसा रेफरेंस चूज करना होता है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। यहाँ पर जो थीटा रेफरेंस चूज किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, क्योंकि जैसे हम थीटा को 90 डिग्री लिखेंगे तो कॉस थीटा हमारा 0 हो जाएगा। सो रेफरेंस लोकेशन इज 90 डिग्री। सो यू की वैल्यू अपने को मिल जा रही माइनस पी ई कोसाइन थीटा। अच्छा, ये जो थीटा है वो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो इस फॉर्मूले से गवर्न होता है। इससे potential energy associated with the electric dipole or an electric dipole in uniform external field is minus p dot e। अब आपको p पता होता है, e पता होगा, दोनों को डॉट करेंगे, माइनस लगाएंगे, ये पता चल जाएगा। दूसरा अपने को क्या पता चल गया कि रेफरेंस लोकेशन कौन सी होती है, 90 डिग्री। अगर इस पे आप थीटा को 90 डिग्री रखोगे तो आप पाओगे u की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसीलिए उसको हमने रेफरेंस चूज किया था। कॉपी कर लीजिए, खास इंपॉर्टेंट है। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी को भी डिराइव कर लिया, अब आप इसका यूज कर सकते हो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मिनिमम कब होगी, 0 कब होगी, वो सारे कैलकुलेशन यहाँ से किए जा सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके एप्लीकेशंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिक कर लेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस इससे पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे, सो दैट कि ये आप डाइजेस्ट कर ले जाओ। एंड देन आफ्टर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये कैसे बिहेव करता है उसके बारे में बात कर लेंगे। सो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट हो जाएगा। सो कॉपी कर लीजिए, कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इट्स डन फॉर द डे। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, सो इसको ज़रूर नोट्स बनाइए। ओके, if there's nothing to ask, so we can wind it up. Okay, thank you everybody then.